हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें करवाने वाली हूँ। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं इंडेक्स नंबर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेसन। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडेक्स नंबर होता क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, क्या क्या उसकी यूटिलिटी होती है। Index numbers are specialized average designed to measure the change in a group of related variables over a period of time। यानी कि जो हमारे इंडेक्स नंबर होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं? ताकि हम मेजर कर सकें कि जो चेंजेस हो रहे हैं किसी भी ग्रुप के अंदर, किसी भी वेरिएबल के अंदर, वो टाइम के साथ साथ किस टाइप की चेंजेस हो रहे हैं। उससे हम क्या करते हैं, आगे की हमारी जो फ्यूचर ट्रेंड्स होने वाले हैं उसके बारे में भी हम जान पाते हैं। Index numbers have today become one of the most widely used statistical device। जो हमारा इंडेक्स नंबर है आज के टाइम पे वो क्या है, एक स्टेटिस्टिकल डिवाइस बन चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि उससे हम क्या है, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड देयर इज हार्डली एनी फील्ड वेयर दे आर नॉट यूज। हार्डली कोई ऐसी फील्ड होगी जिसके अंदर हम इंडेक्स नंबर्स को यूज नहीं करते हैं। चाहे हम किसी भी फील्ड की बात करें, कोई भी प्रोफेशन की अगर आप बात करें तो उसके अंदर इंडेक्स नंबर्स यूज होते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्पिंजल, स्प्रिंजल क्या कहते हैं? एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइन टू शो चेंजेस इन अ वेरिएबल और a group of related variables with repeat like respect of time, geographical locations or other characteristics such as income, profession, etc। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो इंडेक्स नंबर होते हैं वो स्टैटिस्टिकल मेजर्स प्रोवाइड करते हैं। जो भी हमारे चेंजेस होते हैं, चाहे वो वक्त के साथ साथ हो, जोग्राफिकल लोकेशन से, यानी कि अभी मान लीजिए कि आप ऑफिस के अंदर हैं और उसके बाद जब घर जाएंगे तो उस दोनों के बीच में जो आपकी चेंजेस आएंगे बिहेवियर के अंदर, उसको वो बिहेवियर को नहीं वो मेंशन करेगा, लेकिन नंबर्स जो उसके अंदर हमारे चेंज होते हैं ज्योग्राफिकल एरियाज के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमें पता है अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो हर लोकेशन के अकॉर्डिंग, हर एरिया के अंदर, हर स्टेट के अंदर क्या है, अलग अलग तरीके से वो फैल रहा है। ठीक है, तो वो किससे हमें पता चल रहा है? इंडेक्स नंबर्स के थ्रू। ठीक है। उसके और भी काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जैसे कि इनकम फैक्टर हो गया, प्रोफेशन हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारा इंडेक्स नंबर टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। नाउ उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसकी महत्वपूर्णता क्या होती है इंडेक्स नंबर्स की, अब हम वो जानते हैं। हेल्पिंग इन फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसीज, ये हमें हेल्प करता है सूटेबल पॉलिसीज को फॉर्म करने में। इंडेक्स नंबर प्रोवाइड गाइडेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी डिटर्मिनेशन, फॉर एग्जाम्पल इन determining dearness allowance of the employees cost of living index are used। अब वो क्या कह रहे हैं कि हम किस टाइप की पॉलिसी बनाएं, कितना डियरनेस अलाउंस हम अपने एम्प्लॉयज को दें ताकि उनकी जो लिविंग है वो ढंग से हो सके। ठीक है। दे रिवील ट्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये ट्रेंड्स को भापने में भी हमें हेल्प करता है। इंडेक्स नंबर्स आर मोस्ट वाइडली यूज फॉर डिटरमाइनिंग द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेंड। जो इंडेक्स नंबर है वो सबसे ज्यादा यूज किस में होता है? हमारे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स को जानने में। बाय एग्जामिनिंग द by examining the index numbers of industrial production of last few years we can conclude about the trend of production। अगर हम जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि कोलगेट कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप उसके कुछ सालों की जो है इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे, उसको जानेंगे, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चल पाएगा कि आने वाले टाइम में किस टाइप का प्रोडक्शन कंज्यूमर को चाहिए, आप उस टाइप का क्या है अपना प्रोडक्ट बना पाएंगे। हेल्प्स इन कंपेरेटिव स्टडी, किस चीज में हेल्प कर रहा है? कंपेरेटिव स्टडी। अब आप बोलेंगे कंपेरेटिव स्टडी क्या होता है? डेटा विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ सिंपल एवरेजेस, इंडेक्स नंबर्स कैन बी यूज्ड बिकॉज दे आर इन रिलेटिव फॉर्म। वो क्या कह रहे हैं कि जो डेटा हम क्या है सिंपल एवरेज के थ्रू क्या है कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं इंडेक्स नंबर्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि जो इंडेक्स नंबर है वो क्या करता है, हमें रिलेटिव फॉर्म्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इंपॉर्टेंट इन फोरकास्टिंग। अब वो इंपॉर्टेंट कैसे है फोरकास्टिंग में? इंडेक्स नंबर्स आर ऑफन यूज्ड इन टाइम सीरीज, द हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रेंड, सीजनल वेरिएशंस एक्सेट्रा। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो इंडेक्स नंबर्स हैं उसको हम किस चीज में यूज कर सकते हैं? टाइम सीरीज के अंदर यूज कर सकते हैं, हिस्टोरिकल स्टडी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म की ट्रेंड की, सीजनल वेरिएशंस, जैसे ठंड आती है, फिर गर्मी आती है, मानसून आते हैं, तो उस समय क्या क्या चेंजेस होते हैं, हम उन सब को भी देख सकते हैं किसके थ्रू? इंडेक्स नंबर्स के थ्रू। यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अब यूनिवर्सल एप्लीकेशन क्या है? इंडेक्स नंबर्स आर यूजफुल
economic, commercial, social and in every field such as agriculture etc. जो हमारे इंडेक्स नंबर है वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब हर जगह उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, चाहे हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, सोशली हो गया हमारा, कमर्शियल जगहों पे हो गया, किसी भी फील्ड पे हमारी, एग्रीकल्चर की हो गई, मतलब किसी भी टॉपिक पे आप बात करें वहाँ पे इंडेक्स नंबर आपका ज़रूर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेस ईयर क्या होता है और फिक्स्ड बेस मेथड और चेन बेस मेथड के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो जान लीजिए, बेस ईयर वो ईयर होता है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, विच द चेंज इन द करंट ईयर आर कंपेयर्ड। हमारा जो करंट ईयर है, अभी हमारा करंट ईयर क्या है, 2020 चल रहा है ना, तो हमारा बेस ईयर क्या होगा, हमारा बेस ईयर होगा 2019। ठीक है, बेस ईयर शुड बी नॉर्मल ईयर फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट एंड इट शुड नॉट बी अफेक्ट बाय वॉर, फेमिनीज, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। बेस ईयर शुड नॉट बी टू ओल्ड। द इंडेक्स फॉर बेस पीरियड इज ऑलवेज टेकन एज 100। अब वो क्या कह रहा है कि हमारा बेस ईयर किसी भी वजह से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वो वॉर हो गई, फेमिनीज हो गई, इन्फ्लेशन हो गई, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जो बेस ईयर है वो बहुत पुराना भी नहीं होना चाहिए, मतलब करंट ईयर के अलावा जो पिछले ईयर हैं, 2018 ले लिया हमने, 2019 ले लिया, ठीक है, इसको हम बेस ईयर अपना बना सकते हैं। और जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है बेस पीरियड का, वो हमेशा क्या रहता है, 100। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन fixed base method, the year selected for construction of index number remains constant for all times and the base shall remain fixed। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फिक्स्ड बेस मेथड की। फिक्स्ड बेस मेथड के अंदर क्या होता है, जो भी इंडेक्स नंबर हम बना रहे हैं, ठीक है, जो भी हमने कंस्ट्रक्ट किया है इंडेक्स नंबर, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। किसी भी, जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसके अंदर जो हमारा बेस ईयर रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 2019 अपना बेस ईयर ले लिया है, तो मैं जितनी भी कैलकुलेशन करूंगी, मैं जितनी भी चीज़ों को कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगी, उसके अंदर मैं बेस ईयर 2019 ही लूंगी। ठीक है, while in chain based method the base year is changed every year, generally preceding year and not fixed year। अब चेन बेस के अंदर क्या है, चेन बेस के अंदर है कि जैसे जैसे साल बदलता जाएगा, जैसे अभी 2019 आ गया, 19 के बाद 2020 चल रहा है, ठीक है, तो 2020 के अंदर क्या है, 2020 के बाद 2021 भी आएगा, राइट। तो जैसे ये जैसे जैसे ईयर चेंज होता जा रहा है, जैसे अब मैं नेक्स्ट ईयर की कैलकुलेशन करूंगी, ठीक है, 2021 में अगर मैं कैलकुलेशन करती हूँ तो मैं 2020 का जो है वो डेटा लूंगी, लेकिन अगर मैं फिक्स्ड बेस मेथड की बात कर रही हूँ तो मैं तब भी 2019 का बात करूंगी, ठीक है, 2019 की बात करूंगी। फर्क समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं वहां पे आपको दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कौन कौन से टाइप के वेट्स होते हैं और इन वेट्स को हम क्या यूज होता है उनका कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंडेक्स नंबर। ठीक है, इसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो टर्म है हमारी वेट, ठीक है, वो किस चीज को रेफर कर रही है, वो रेफर कर रही है रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंट आइटम्स। काफी सारी आइटम्स होती हैं, शुगर है, सॉल्ट है, व्हीट है, ठीक है, ये सारी आइटम्स हो गई आपकी। इसको जो हम रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, उसको जो हम वेटेज देते हैं। अब मान लीजिए कि आप डेली बेसिस पे तो व्हीट खा सकते हैं, लेकिन क्या आप डेली बेसिस पे मैदा खा सकते हैं, नहीं, ठीक है, तो हम वेटेज किसको ज्यादा देंगे, वीट को ज्यादा देंगे ना, तो उसको हम वेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन डेली यूज द इम्पोर्टेंस ऑफ वीट एंड राइस इज मोर देन जूट एंड आयरन। अभी जैसे मैंने बताया है वही सेम चीज वो भी कह रहा है कि वीट और राइस को हम क्या है इम्पोर्टेंस ज्यादा देंगे एज कंपेयर टू जूट एंड आयरन। ठीक है, वेट्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। ये अलग अलग टाइप्स के वेट्स हैं, इसको भी ध्यान से सुनिए। 3 टाइप के वेट्स हैं हमारे पास, explicit and implicit weights। explicit weights are called direct weights। जो explicit weight होते हैं उनसे हम एक और नाम से बुलाते हैं डायरेक्ट वेट। दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी और वैल्यू। जो एक्सप्लिसिट हमारे वेट्स हैं, जो डायरेक्ट वेट हैं, वो किस टाइप के होते हैं, क्वांटिटी, वॉल्यूम के फॉर्म में। ठीक है, कि 1 किलो दूध दे दो, तो आपने उसको क्या किया, नाप लिया, 1 लीटर, सॉरी, ठीक है, 1 लीटर दूध दे दीजिए, तो वो क्या किया, आपने नाप लिया कि हाँ 1 लीटर मैंने दूध लिया है। इन इम्प्लिसिट वेट अ कमोडिटी और इट्स वेराइटी इज इंक्लूडेड इन द इंडेक्स अ नंबर ऑफ टाइम्स।
यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्प्लिसिट वेट्स में उसको नंबर ऑफ टाइम्स में हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि हम मोड्स को कैलकुलेट करते हैं तो एक चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है उसे हम उस तरीके से वेट को नाप लेते हैं। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग वेट, ठीक है। इफ सेम वेट्स आर यूज्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर दे आर कॉल्ड फिक्स्ड वेट्स। अब एक ही चीज़ को हम क्या है हर साल उतना ही क्वांटिटी में ले रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड वेट, ठीक है। If weights are changed from time to time, they are called fluctuating weights. अब मान लीजिए कि कोई न्यूबॉर्न बेबी आया है आपके घर में तो फर्स्ट 6 मंथ्स तो सेम ही आपका रहेगा, लेकिन 6 मंथ्स के बाद वो बेबी क्या है अपना मिल्क अलग से कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा, वो भी आपकी तरह किसी मग में या वैसे आप उसको देना स्टार्ट करोगे, कटोरी चम्मच से पिलाना शुरू करोगे तो उसके लिए भी अलग से मिल्क चाहिएगा, ठीक है। तो साल दर साल क्या रहेगा, धीरे धीरे आप साल भर साल क्या करोगे, उस मिल्क की क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे ना, तो वो फ्लक्चुएट हो रहा है ना आपकी क्वांटिटी कंज्यूम करना, तो उसे हम क्या बुलाएंगे, फ्लक्चुएटिंग वेट्स, ठीक है। अब बात करते हैं आर्बिट्री एंड रियल वेट्स की। If real quantities or units are used, then those weights are called real weights. अगर हम real quantities, अब real quantities का क्या मतलब है, जो actual quantity है उसको अगर हम consume कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं पनीर लेकर आती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मैं 100 ग्राम का पनीर लेके आई, मैं 100 ग्राम का 100 ग्राम मैंने खा लिया तो वो क्या था, वो उसका रियल वेट था, ठीक है। आर्बिट्री वेट का क्या मतलब है, आर्बिट्री क्या है, वो अनरियलिस्टिक है, उसको हम क्या है अज्यूम कर सकते हैं, एजम्पशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर आर यूज्ड, ठीक है। जिस चीज़ की हम सिर्फ एजम्पशन कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आर्बिट्री वेट्स। जैसे कि आपने पिज़्ज़ा मंगवाया, पिज़्ज़ा मंगवाने के बाद आपने जो खाया, जो उससे आपको सेटिस्फेक्शन हुई, वो क्या है आपकी आर्बिट्री, उसको आप मेजर नहीं कर सकते हो कि आपको कितनी सेटिस्फेक्शन हुई है। वेट्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स बिकॉज ऑल आइटम्स आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। इंडेक्स नंबर्स को किस लिए यूज किया जाता है, वेट्स को क्यों लगाया गया है इंडेक्स नंबर्स के साथ, बिकॉज सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में इक्वल नहीं है। कोरोना के टाइम पे आप इतनी ज़्यादा क्या है क्लोथ्स की शॉपिंग करने नहीं गए होंगे जितनी ज़्यादा आपने फूड की शॉपिंग की होगी, क्यों, क्योंकि खाना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू क्लोथ्स, and hence it is necessary to devise some suitable method whereby the varying importance of the different items is taken into account. This is done by allocating weights. अब वो क्या कह रहा है कि इन चीज़ों की जो डिवाइसेस हमें यूज़ करने हैं, जिस चीज़ की हमारे लिए वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस शो करने के लिए, उसको दूसरों से अलग दिखाने के लिए, उसको किस किस में हमने तोला है, उसको वेट्स में, कि इसकी इम्पोर्टेंस मेरी लाइफ में ज़्यादा है इसके मुकाबले, तो वो जो इम्पोर्टेंस है उसको हम किस तरीके से बुला रहे हैं, वेट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। अब हम वो मेथड्स जानने वाले हैं जिससे हम इंडेक्स नंबर्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो इस चार्ट को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, एक एक चीज़ जो इस चार्ट के अंदर आपको दिख रही है इसके एक एक फॉर्मूला मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, और वो सारे के सारे फॉर्मूला इज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपसे पूछे जा सकते हैं आपके कॉमर्स और मैनेजमेंट के एग्जाम के अंदर, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, और अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, अनवेटेड एंड वेटेड, ठीक है। अनवेटेड के अंदर क्या क्या आता है, अनवेटेड के अंदर है हमारा सिंपल एग्रीगेटिव एंड सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। इनके बारे में डिटेल में अभी धीरे धीरे हम आगे बात करने वाले हैं, तो बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि आपने तो सिर्फ नाम पढ़ दिया, बताया कुछ भी नहीं, मैं सब कुछ बताने वाली हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। नेक्स्ट है वेटेड, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, वेटेड एग्रीगेटिव्स, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको दोनों सिंपल सी हैं याद करने में, ठीक है। अब जो हमारे वेटेड एग्रीगेटिव के हैं उसके अंदर क्या आते हैं, उसके अंदर ये 6 टाइप्स और हैं, कौन कौन से हैं ये, लेस्पीज मेथड, पाचे मेथड, डॉर्बिस एंड बॉली मेथड, फिशर्स आइडियल मेथड, मैश्लो एजवर्थ मेथड, कैलीज मेथड, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर से। इसका सबसे पहला फॉर्मूला किसका बता रहे हैं हम, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का। तो ये फॉर्मूला कहीं पे लिख लीजिए, एक शीट के ऊपर लिख लीजिए, और उसको अपनी जहाँ पे भी आप स्टडी करते हैं वहाँ पे एक जगह पे सारे फॉर्मूले लिख लीजिएगा, ताकि आप बार बार उनको देखते रहें तो आपको ये याद हो जाए, ठीक है। इससे सिंपल वे और कुछ भी नहीं है, अगर होता तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। चलिए सबसे पहला मेथड है हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड।
PO1 का क्या मतलब है? PO1 का मतलब है यहाँ पे इंडेक्स नंबर, ठीक है। समीशन ऑफ P1 क्या है हमारा? करंट ईयर के जो प्राइजेस हैं कमोडिटी के, उसका जो सम अप है, यानी कि टोटल जो है उसको हम समीशन ऑफ P1 बुला रहे हैं, इनटू 100 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0। P0 का क्या मतलब है? प्रीवियस ईयर, बेस ईयर, ठीक है। 2020 चल रहा है, 2019 के अंदर जो भी उनके प्राइजेस थे कमोडिटी के, उसको हमने कंबाइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में क्या है? P01 यानी कि इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ R डिवाइडेड बाय n। अब आप बोलोगे कि मैम R कैसे निकालना है, तो सुनो, R का फॉर्मूला है हमारा P1 क्या था हमारा? करंट ईयर का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय P0 क्या है हमारा? बेस ईयर का प्राइस, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? बेस ईयर कैन बी प्राइस ऑफ 1 ईयर और मल्टीपल ईयर और एवरेज प्राइस। जो हमारा बेस ईयर का प्राइस है वो हो सकता है कि 1 साल का हो, या फिर 2-3 साल का इकट्ठा हो, या फिर 2-3 साल का क्या हो? एवरेज प्राइस हो, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एवरेजिंग द प्राइस रिलेटिव्स। हम ज्योमेट्रिक मीन को भी यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए? एवरेजिंग द प्राइस रिलेटिव्स को जानने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा? नेक्स्ट मेथड है वेटेड इंडेक्स नंबर्स। वेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर सबसे पहला फॉर्मूला किसका आएगा? वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वो जो हमने अभी पढ़े थे ना, उन 6 के अब फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कि अनवेटेड एग्रीगेटिव का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो सबसे पहले वेटेड एग्रीगेटिव का पढ़ लीजिए। लेस्प्रे मेथड के अंदर क्या है? समीशन ऑफ P1 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0 Q0। अब आप बोलोगे मैम P1 P0 तो आपने बता दिया था, अब ये Q0 क्या आ गया और Q1 क्या आ गया? तो सुनो, जो Q है, Q हम किसको बता रहे हैं? क्वांटिटेटिव को। और हमेशा याद रखिएगा जो 1 लिखा गया है वो करंट ईयर के लिए है, और जहाँ पे 0 लिखा गया है वो हमारे बेस ईयर के लिए है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? समीशन ऑफ करंट ईयर प्राइजेस मल्टीप्लाइड बाय quantity of base year prices multiplied by 100 divided by summation of quantity of base year multiplied by quantity of base year, ठीक है। अब बात करते हैं पांचवे मेथड की। पांचवे मेथड के अंदर भी सेम है, लेकिन छोटा सा फर्क है। वो छोटा सा फर्क क्या है कि इसके अंदर हम अपना बेस ईयर नहीं ले रहे हैं क्वांटिटी में, क्वांटिटी के अंदर हम जो है अपना करंट ईयर ले रहे हैं, ठीक है। बाकी सारा का सारा फॉर्मूला सेम है इसका। उसके बाद आता है हमारा डॉर्बिस या फिर बॉलीज मेथड। उसके अंदर क्या होता है? जो हमने लेस्पे मेथड कैलकुलेट किया है प्लस जो हमारा पाचे मेथड है, उन दोनों को प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से, ठीक है। इसका एक और मेथड है, सेम ही है। उसके जो एक्चुअल फॉर्मूला है उस फॉर्मूला उसको हमने दोनों तरफ पुट कर दिया है और उसको डिवाइड कर दिया है 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया है 100 से, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मैश्लो की, ठीक है। मैश्लो एजवर्थ मेथड। इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर ऑलमोस्ट उसका रिवर्स कर दिया गया है, जो हमने अभी पीछे देखा था। अगर आप देखें, ये जो हमने अभी देखा था कि यहाँ पे P0 Q0 नीचे है, वो उसका रिवर्स हमने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? P1 क्या है हमारा? प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर प्लस price of current year multiplied by quantity of current year divided by price of base year, quantity of base year multiplied by summation of price of base year multiplied by quantity of current year divided by 2 into 100, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो इजी रहेगा आप लोगों को याद रखने में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा फिशर आइडल मेथड। फिशर आइडल मेथड के अंदर क्या है? सेम चीज है जो हमने पाचे और लेस्प्रे मेथड में पढ़ा था, उन दोनों को हम क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये जो हमारे दोनों फॉर्मूलाज थे, हमने इनको क्या किया? जो हमारे पाचे और लेस्पे थे, इन दोनों को क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या बना? वो फिशर्स आइडल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट मेथड कौन सा है हमारा? नेक्स्ट मेथड है हमारा कैलीज मेथड। कैलीज मेथड के अंदर क्या है? समीशन ऑफ P1 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0 Q, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर भी सेम चीज है।
जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। P1 का मतलब है हमारा करंट ईयर का प्राइस, Q0 का मतलब है हमारा बेस ईयर का क्वांटिटी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। In this method, the price relatives for each commodity are obtained, and these price relatives are multiplied by the value weights for each item, and the product is divided by the total of weights. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इस मेथड के अंदर हम कर रहे हैं कि प्राइस के रिलेटिव्स को निकाल रहे हैं। ईच कमोडिटी का जितना भी हमने ऑब्टेन किया है उसकी जो रिलेटिव प्राइस है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, वेट्स के थ्रू हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ईच आइटम की जितना भी वेट आ रहा है उसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं किस चीज़ से, टोटल वेट से। ठीक है, तो आर का क्या फॉर्मूला है हमारा, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था लेकिन मैं दोबारा से बता देती हूँ। प्रेजेंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, फिशर फॉर्मूला इज ऑल्सो कॉल्ड द आइडियल फॉर्मूला वाई। जो हमारा फिशर का फॉर्मूला है उसे हम आइडियल फॉर्मूला भी बुलाते हैं। क्यों? फिशर्स फॉर्मूला इज कॉल्ड द आइडियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम उसे आइडियल बुलाते हैं। It is based on geometric mean which is considered best for constructing index numbers। ये क्या है, किसके ऊपर बेस है, ये ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर बेस है जिसकी वजह से हमारा जो इंडेक्स नंबर हमें क्रिएट करना होता है वो बेस्ट क्रिएट होता है। और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में अगर आपको जानना है तो उसको मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेसन्स में कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो आप मेरे प्रीवियस लेसन से देख सकते हो कि ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है, इट फुलफिल्स बोथ द टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट्स। ये दोनों ही टेस्ट को फुलफिल करता है, टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को। टाइम रिवर्सल क्या है, फैक्टर रिवर्सल क्या है, वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। इट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ करंट ईयर एज वेल एज बेस ईयर प्राइस एंड क्वांटिटीज। जो हमारा आइडियल मेथड है फिशर्स फॉर्मूला, उसके अंदर क्या है, हमारे दोनों ही अकाउंट में लिए जाते हैं, चाहे वो हमारा करंट ईयर हो या बेस ईयर हो, दोनों के प्राइस एंड क्वांटिटीज हम लेते हैं। और ये क्या है, फ्री है बायसनेस से, बायसनेस यानी कि फेवरेटिज्म से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर। एडिक्वेसी चेक करने के इंडेक्स नंबर की अलग अलग जो टेस्ट होते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला टेस्ट है हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट। Time reversal test is a test to determine whether a given method will work both ways in time forward and backward। टाइम रिवर्सल के अंदर क्या कर रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं मेथड को कि क्या वो वर्क करेगा आज के टाइम पे, आने वाले टाइम पे या फिर बीते हुए टाइम पे। हर टाइम पे वो क्या हमें सही रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। दिस टेस्ट मीन्स दैट if the index number of the current year is computed on the basis of the base year, and again the index number of the base year is calculated on the basis of current year, both the index numbers should be reciprocal of each other, that is product of both of them should be 1। वो क्या कह रहा है कि अगर हम कैलकुलेट करें आज के नंबर से प्रीवियस बेस ईयर से इंडेक्स नंबर और इंडेक्स नंबर से करंट ईयर का कैलकुलेट करें, और अगर उन दोनों को हम रेसिप्लिकेट करके मल्टीप्लाई करें, अगर 1 आता है, अगर ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो मतलब हमारा जो टेस्ट है वो सही है, टाइम रिवर्सल उसके अंदर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फैक्टर रिवर्सल मेथड। According to this method, an index of price, if multiplied by an index of quantity with the same base given years and commodities, should be equal to the true value ratio, that is equal to the ratio of current year price to total price of the base year। वो क्या कह रहा है, इस टेस्ट के अकॉर्डिंग जो इंडेक्स का प्राइस है, एंड इंडेक्स ऑफ प्राइस, ठीक है, इफ मल्टीप्लाइड बाय द इंडेक्स ऑफ क्वांटिटी, जो इंडेक्स का प्राइस है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इंडेक्स की क्वांटिटी को, ठीक है, सेम बेस के साथ, और क्या कह रहा है, गिवन ईयर, जो भी ईयर है उसकी कमोडिटी के साथ, वो किस चीज़ के इक्वल होना चाहिए, उनकी रेशियो के। ठीक है, दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करंट ईयर प्राइस टू द टोटल प्राइस ऑफ द बेस ईयर। जो उसका करंट ईयर है और जो बेस ईयर का रेशियो है वो सेम होना चाहिए। इफ द प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू रेशियो
there is with reference to this test an error in one or both of the index numbers. अगर उसका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल नहीं आता है हमारे उसके रेशियो के, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है P0 इंटू 0.1 इंटू क्वान्टिटी ऑफ 0.1, ठीक है, अगर वो इक्वल नहीं आता है इस सम के तो उसका क्या मतलब है कि या तो हमारे बेस ईयर में कोई प्रॉब्लम है या फिर हमारे करंट ईयर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, इस वजह से वो इक्वल नहीं आया है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर टेस्ट। दिस टेस्ट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द टाइम रिवर्सल टेस्ट। ये जो हमारा सर्कुलर टेस्ट है वो सिर्फ एक्सटेंशन है हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट का। द टेस्ट रिक्वायर्स दैट इफ एन इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द ईयर ए ऑन बेस ईयर बी, मान लीजिए कि हमने टेस्ट जो है कंडक्ट किया है और उसके अंदर जो ईयर है करंट ईयर हमारा ए है और बेस ईयर हमारा बी है, एंड फॉर द ईयर बी ऑन बेस ईयर सी, और जो मान लीजिए बी का जो करंट ईयर था उसका जो बेस ईयर है वो है सी, we ought to get the same result as if we calculate directly an index for A on a base year C। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो रिजल्ट है हमारा वो सेम होना चाहिए अगर हम क्या है A को कैलकुलेट करते हैं बेस ईयर C को लेके विदाउट गोइंग थ्रू B। अगर हम B को बीच में से एलिमिनेट कर देते हैं, डायरेक्टली हम A से कैलकुलेट करते हैं बेस ईयर C लेकर, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट जो है वो सेम आना चाहिए। सो इफ देयर आर 3 इंडाइसेस, ठीक है, अब हमारे क्या है 3 इंडाइसेस हैं, हमारा करंट ईयर, उसका बेस ईयर और उसका बेस ईयर। द सर्कुलर टेस्ट विल बी सेटिस्फाइड इफ, ये जो टेस्ट है हमारा तब सेटिस्फाई होगा जब उन तीनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स कहीं पे कुछ प्रॉब्लम लगती है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप चाहो तो उसको भी क्या नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम डेली बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, एमसीक्यूज किए जाते हैं, आपके डाउट्स भी वहाँ से सॉल्व किए जाते हैं। तो आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स। अब वो क्या कह रहा है कि क्या क्या मेथड है हमारे कंस्ट्रक्ट करने के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को, दोनों एक ही चीज़ है, नाम बस अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर आर डिजाइन टू मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द प्राइस ऑफ ग्रुप ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज ऑन द परचेजिंग पावर ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग एनी गिवन पीरियड विद रेफरेंस टू सम फिक्स्ड बेस। वो क्या कह रहा है, जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स है, वो इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि जितने भी चेंजेस हो रहे हैं प्राइस के अंदर हमारे ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ में, उसकी सर्विसेज में, ठीक है, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो पर्टिकुलर क्लास जो है सोसाइटी की, ठीक है, ड्यूरिंग एनी गिवन ऑफ पीरियड, मतलब किसी भी समय वो उसको ले सकती है, नहीं ले सकती है, विद रेफरेंस टू सम फिक्स्ड बेस। फिक्स्ड बेस यानी कि पिछले साल का मान लीजिए 2019 में पेट्रोल के प्राइसेस क्या थे, आज के टाइम पे पेट्रोल के प्राइसेस क्या हैं, तो जो चेंजेस हुए हैं उसके अंदर जो परचेजिंग पावर के अंदर जो कंज्यूमर है उसकी अब इतनी एबिलिटी है कि नहीं है कि वो पहले जितना पेट्रोल भरवाता था अपनी कार में, स्कूटर्स में, बाइक्स में, क्या वो आज के टाइम पे भी उतना भरवा सकता है या नहीं, ठीक है। Its object is to find out how much the consumers of a particular class have to pay more for a certain basket of goods and services in a given period as compared to the base period। सेम चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई है। आज के टाइम पे कंज्यूमर ये देखना चाहता है क्या वो इतना पे कर सकता है उसी सेम प्रोडक्ट के लिए जो वो पहले के टाइम पे करता था, उस टाइम पे जो उसकी प्राइस थी और आज के टाइम पे जो उसकी प्राइस है। फॉलोइंग टू मेथड्स आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स। इस चीज़ को जानने के लिए दो जो है इंडेक्स नंबर्स को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है आपका फैमिली बजट मेथड, ठीक है, जिसे हम वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड भी बुला सकते हैं, और सेकंड है हमारा एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। चलिए इन दोनों के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं फैमिली बजट मेथड के अंदर
In this method, the price relatives for each commodity are obtained and these price relatives are multiplied by the value weights for each item and the product is divided by the total of weights. वो क्या कह रहा है, कंज्यूमर इंडेक्स नंबर को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, जो रिलेटिव प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेट्स के साथ और डिवाइड कर रहे हैं समीशन ऑफ वेट्स के साथ. अब आर कैसे निकालेंगे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दोबारा से बता देती हूँ कि जो भी प्राइस हमारे करंट टाइम पर है डिवाइडेड बाय हमारे बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, और वेट्स कैसे निकाल रहे हैं, बेस ईयर की हमारी प्राइस मल्टीप्लाइड बाय बेस ईयर की क्वांटिटी. ठीक है, दिस मेथड इज सेम एज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड. ये जो मेथड है हमारा सेम मेथड है जैसे हम वेटेड एवरेज को कैलकुलेट कर रहे थे. ठीक है, नेक्स्ट क्या फॉर्मूला है हमारा, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड. इसके अंदर क्या होता है, दिस मेथड इज मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स. ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है किसी भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को बनाने के लिए. द प्राइजेस ऑफ कमोडिटी ऑफ करंट ईयर, आज के टाइम की जो प्राइजेस है कमोडिटी की, एज वेल एज बेस ईयर आर मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटीज कंज्यूम्ड इन द बेस ईयर. जो हमारी क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं बेस ईयर के अंदर, उन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर इज डिवाइडेड बाय द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑफ द बेस ईयर एंड द क्वोशिएंट इज मल्टीप्लाइड बाय 100. अब वो क्या कह रहे हैं, जो हमारे बेस ईयर की क्वांटिटी थी और बेस ईयर का प्राइस था उन दोनों का समीशन लेके उसको डिवाइड कर देंगे और उसका जो क्वोशिएंट आएगा उस क्वोशिएंट को हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, ये मेथड बिल्कुल सेम है जैसा हमारा लेस्प्री मेथड था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेस शिफ्टिंग, गिव द फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग द फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर टू चेन बेस इंडेक्स नंबर. ठीक है, sometimes it becomes necessary to change the base year used for calculating index number of a series from one period to another without returning to the original date. अब वो क्या कह रहे हैं कि कभी कभी हम लोगों के लिए बहुत नेसेसरी हो जाता है कि हम अपना जो बेस ईयर है उसको चेंज करें. किस लिए, ताकि हम इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट कर सकें एक पीरियड से दूसरे पीरियड के अंदर बिना एक्चुअल जो हमारी ओरिजिनल डेट थी उस पर आए बिना. दिस चेंज ऑफ रेफरेंस बेस पीरियड इज यूजुअली रेफर्ड टू एज शिफ्टिंग द बेस. इस जो हम शिफ्ट कर रहे हैं अपने बेस ईयर को एक ईयर से दूसरे पीरियड के अंदर, ठीक है, तो वो जो चेंज हमारा हो रहा है उस चेंज को हम लोग क्या बुलाते हैं, शिफ्टिंग द बेस. ठीक है, फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग बेस फिक्स्ड बेस इंडेक्स टू चेन बेस इंडेक्स. अब हम जब बेस चेंज कर रहे हैं तो मैंने क्या कहा था, जब हमारा बेस सेम रहता है तो हम उसे बुलाते हैं फिक्स्ड बेस इंडेक्स, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ. लेकिन अब हम उसको चेंज करना शुरू कर रहे हैं तो वो क्या बुलाया जाएगा, चेन बेस इंडेक्स. ठीक है, अब चेन बेस इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिक्स्ड बेस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर, आज के टाइम का जो फिक्स्ड बेस इंडेक्स है हमारा, और प्रीवियस ईयर का जो हमारा फिक्स्ड बेस इंडेक्स था वो मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज स्प्लिंजिंग. स्प्लिंजिंग क्या होता है, व्हेन अ सीरीज ऑफ इंडेक्स नंबर इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग अ पर्टिकुलर ईयर एज बेस एंड देन इट इज स्टॉप्ड एंड द लास्ट ईयर ऑफ दैट सीरीज इज टेकन एज द बेस ईयर एंड अनदर सीरीज इज प्रिपेयर्ड. स्प्लाइसिंग क्या होता है, एक सीरीज जो हम फॉलो कर रहे हैं इंडेक्स नंबर के लिए प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है, यूजुअली क्या कर रहे हैं हम, एक पर्टिकुलर ईयर ले रहे हैं, बेस ईयर ले रहे हैं और उसको एक टाइम के बाद क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं. उसके बाद क्या कर रहे हैं, लास्ट ईयर की जो सीरीज थी उसका बेस ईयर ले रहे हैं और उसको बना रहे हैं, अनदर सीरीज तक हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं फिर स्टॉप कर रहे हैं. ठीक है, एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू कन्वर्ट दीज टू सीरीज इनटू अ कंटिन्यूअस सीरीज. कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये जो हमारी सीरीज बन रही है, ठीक है, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस सीरीज के अंदर, कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर. कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्रीवियस लेसन्स को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड स्प्लिंजिंग और इस प्रोसीजर को हम क्या बुलाते हैं, स्प्लिंजिंग. ठीक है,
If old series is to be related with new series, this is called forward splicing. अगर जो हमारी old series है अगर हम उसको relate कर रहे हैं new series के साथ तो उसे क्या बुलाते हैं, हम उसे बुलाते हैं forward splicing. लेकिन अगर हम इसका उल्टा करते हैं यानी कि अगर हम convert करते हैं old series को on the basis of new series, हम कन्वर्ट कर रहे हैं ओल्ड सीरीज को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू सीरीज के बेसिस पे हम उसको ओल्ड सीरीज पे लेकर जा रहे हैं तो वो क्या बुलाया जाएगा, वो बुलाया जाएगा बैकवर्ड स्प्लिंसिंग, पीछे की तरफ, ठीक है। फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड स्प्लिंसिंग, जब हम फॉरवर्ड स्प्लिंसिंग करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्स नंबर टू बी एडजस्टेड मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100। लेकिन जब हम बैकवर्ड स्प्लिंसिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, जो इंडेक्स नंबर था हमने एडजस्ट किया था उसको डिवाइड कर देंगे ओल्ड इंडेक्स नंबर के साथ, उसका बेस ईयर के साथ मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये लास्ट है, मेरे को पता है आप लोग भी थक गए होंगे वीडियो देखते देखते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं तो इस वजह से मैंने एक ही जगह पे सोचा पूरा कंप्लीट कर दिया जाए ताकि आपको बोरियत ना हो। व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर्स? Deflating means making allowance for the effect of changes price level. Deflating का क्या मतलब है कि आप अलाउ कर रहे हो इफेक्ट्स को, ठीक है, चेंजेस इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइस लेवल्स, जो प्राइस लेवल के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसके जो इफेक्ट्स हैं आप उसको अलाउ कर रहे हो। A rise in price level means a reduction in the purchasing power of money. अगर जो प्राइस की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम होती जा रही है, यानी कि पेट्रोल के दाम जो हैं वो दिन बर दिन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे उसकी जो प्राइस है वो बढ़ती जाएगी उतना कम क्या करोगे, आप कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे। पास में जाना है, पहले क्या था प्राइजेस कम थे, चलिए यार अपनी बाइक निकालते हैं, बाइक से चले जाएंगे, 5 मिनट का तो रास्ता है। लेकिन जब आप प्राइजेस बढ़ चुके हैं तो क्या करोगे, यार फालतू में पेट्रोल फूकने से अच्छा है पैदल चल लेते हैं, पास में तो है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, उसकी कंज्यूमिंग जो आपकी पावर थी उसको धीरे धीरे कम कर रहे हो ताकि आप उसको बार बार खरीदना आपको ना पड़े। The process of adjusting a series of salary or wages or income according to current price changes to find out the level of real salary, wages or income is called deflating of index numbers. अब वो क्या कह रहे हैं, ये जो सीरीज है हमारी, ये जो प्रोसेस है हमारा एडजस्ट करने का अपनी सैलरीज को, वेजेस को, जो आपकी इनकम्स हैं, ठीक है, करंट प्राइस के अकॉर्डिंग जो आप उसके अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हो, ठीक है, तो ताकि आपकी जो सैलरी है, आपकी वेज जो है उसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं, डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर्स। इट इज़ नेसेसरी व्हेन प्राइस लेवल इज इंक्रीजिंग एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किस स्टेज के बाद, जब हमें पता करना हो कि जो प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है उसके साथ साथ क्या हो रहा है, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो रहा है, तो उस समय इस इंडेक्स को निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इंडेक्स नंबर ऑफ रियल वेज, इंडेक्स नंबर ऑफ रियल वेज कैसे निकालेंगे, रियल वेज ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय रियल वेज ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आप बोलोगे मैम रियल वेज बोले जा रहे हो, निकालते कैसे हैं रियल वेज, तो सुनो रियल वेज का फॉर्मूला, मनी, वेज और इनकम, जो भी आपकी इनकम है या फिर जितने भी पैसे आपको मिलते हैं, डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, यानी कि जितने पैसे आपको रकम मिलती है उसको डिवाइड कर दो कि आप कितना खर्चा करते हो, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का लेसन इतना ही था, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और मिलती हूँ मैं अब आपसे अपने अगले लेसन में। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच।